मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफ़ा किया तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। तमाम बातों को निकालिए दोस्तों कि हम लोग आज इसलिए जमा हुए हैं कि औकाफ की जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर मुझे यकीन है कि हमारे सदर आली वक़ार मोहतरम मुकाम सदर काजी साहब जो है औकाफ की ज़मीनों पर कहीं अस्पताल बनाएंगे, कहीं यूपीएससी की क्लासेस चालू करेंगे, कहीं स्कूलें बनाएंगे। यानी वो तारीखी काम अल्लाह ताला इनसे यकीनन लेगा कि जिनकी मिसाल दुनिया देगी। आइए दोस्तों, हम लोगों के अर्द अजीज सदर आली जनाब आली वक़ार सदर काजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए वक्त कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक अल्लाह ही है जो सारे कायनात का मालिक है, सिवाय उसके कोई और तारीफ के काबिल है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक अल्लाह ही है जो हमें इज्जत से भी नवाजता है और जिल्लत भी देता है। कुछ बातें मेरे आका नबी की शान में। ये तो है मेरे कमली वाले का सदका, ये तो है मेरे कमली वाले का सदका, वरना मोहम्मद न होते तो दुनिया न हो, कुछ भी न हो। तो बेशक उनसे ज्यादा मोहब्बत कोई ईमान वाला किसी और से कर नहीं सकता। तो ये सब चीजें मैंने कही, अल्लाह है तारीफ के काबिल, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के तुफैल में ये सब निज़ाम चल रहा है। इतनी चीजों को भी समझ लिए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आज के इस प्रोग्राम वक्त और हम के मंच पर तशरीफ फरमा मौलाना जाबिर साहब, मौलाना तनवीर इमाम साहब, मौलाना शेख जावेद मदनी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब और हमारे दोस्त शोएब खान साहब और दीगर सभी हजरात और सामने बैठे हुए मेरे भाई बुजुर्ग और तमाम दोस्त और खुसूसी इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज किया है, जैसे हमारे दोस्त शारुल सैयद साहब, अमीरुद्दीन तारुकदार साहब, हाजी मकसूद मुल्ला साहब। वक्त और हम, मुझे आज के इस प्रोग्राम में एक अलग चीज़ देखने को मिली। मैं काफ़ी प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। हम, ये बहुत ही अच्छा टाइटल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार जो भाई है उनकी अभी मैंने बातें भी सुनी। ये हम होना कितना ज़रूरी है सबने अपनी अपनी बातों में बताया, क्योंकि हमारे अकाइद में फ़र्क हो सकता है लेकिन हमारा रब एक है, हमारा अल्लाह एक है जिसकी हम इबादत करते हैं। उसके लिए हमको हम होना ज़रूरी है और ये शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमको हमसे समझना भी पड़ेगा, हमको किसी और से समझने की जरूरत नहीं, हमको हमसे ही समझना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो कैसे समझेंगे वक्त क्या है? बहुत सारे हमारे भाई ने अभी बताया वक्त ऐसे नहीं कि पहले किया और अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं। वक्त तो अभी भी जारी है,
मेरे पास आज की डेट में वक्फ ड्यूज आ रही है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ मैं। आज के डेट में भी बम्बई में मुझे पिछले महीने फोन आया था कि हमारी एक प्रॉपर्टी उसको वक्फ करना है। तो ये क़यामत तक चलने वाली चीज है। जिसने अपना मेहनत से कमाया हुआ माल या फिर अपनी विरासत में मिला हुआ माल, जो हक हलाल का होता है, वो अल्लाह के नाम से वक्फ कर देना, अल्लाह के नाम से दे देना, उसको हम वक्फ कहते हैं। और एक बार वक्फ कर दिया किसने, तो खुद वक्फ करने वाला भी वापस नहीं मांग सकता। वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह। तो ये वक्फ जो कंसेप्ट है ये क्यों आया होगा? ये कंसेप्ट सिर्फ हमारे पास ही है, इस्लाम में ही है, ताकि हमारी कौम कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज हम नहीं रहे, बिखर रहे। हमने गरीब बनना ही पसंद किया तो उसको कौन कुछ करेगा, लेकिन अब हमको करना पड़ेगा। तो क्या मकसद है? जैसे हमारे भाई ने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि कुरान शरीफ जो है पढ़ने का किताब नहीं है, सिर्फ समझने की। क्यों समझना है? ताकि हम समझ जाए कि हमें हमारी जिंदगी कैसी गुजारना है, अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेज। तो जब हम समझेंगे तभी हमारे जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह हमारा वक्फ एक्ट भी पर्सनल एक्ट है हमारा। बहुत सारे एक्ट आए, फाइनली सेंट्रल एक्ट आया 1995, वक्फ एक्ट 1995, बेहतरीन एक्ट था। अब मुझे आप में से बताओ, अब वो एक्ट में कुछ चेंजेस हो गए, हमने बहुत सारे मोर्चे भी निकाले, बहुत सारे उसको विरोध भी किया, लेकिन 1995 में क्या था उसको किसने किसने पढ़ा था? सिर्फ हाथ ऊपर करो, किसी ने भी, एक भी। तो फिर हम क्यों विरोध करें? जब वक्फ एक्ट 1995 आया, सारे मुल्क के लिए एक ही कानून बनाया गया, तो हमने वो एक्ट को पढ़ा ही नहीं। बोर्ड क्या है, उसके मेंबर कैसे होते हैं, इतना प्रोटेक्टेड ऑटोनॉमस बॉडी मुल्क के अंदर वक्फ बोर्ड के अलावा कोई नहीं, अभी भी कोई नहीं। अमेंडमेंट होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का जो ऑटोनॉमस बॉडी का जो पावर है वो वैसे की वैसे ही है। ये इतना पावरफुल बोर्ड किसी और का नहीं है। इतना सब होने के बाद भी हम रो रहे, क्यों रो रहे? बोर्ड के अंदर जो मेंबर है हमारे, जो मैं तो बताऊं, जो हमारे पुरखे हैं, जब ये बोर्ड बना था, अभी तो ये छोटी मोटी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, उससे नुकसान है, फायदा है, वो दीगर चीजें हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो एक्ट के अंदर हमको प्रोविजंस दिए गए थे हमारे अपने सारे मसाइल हल करने, वक्फ एक्ट 95 आफ्टर अमेंडमेंट भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारा कोई मसला हमारे मुस्लिम भाई का हल नहीं होगा, ऐसा उसके अंदर कोई, हर एक चीज उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दी गई है। हमारा हर मसला हम वक्फ के प्लेटफॉर्म पर लाकर हल कर सकते हैं। वक्फ मीन्स ऐसा नहीं है कि मस्जिद की निगरानी के लिए बना है, नहीं। वक्फ का एक्ट अगर आप पढ़ोगे ना 95 का, तो मैंने जब पहली बार पढ़ा, मैं पेशे से बिल्डर हूँ, मेरे रियल एस्टेट के काम में प्रॉपर्टी का कारोबार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है मैं जानता हूँ। आज से 6 साल पहले जब मैंने एक्ट पढ़ा तो पहले मैं रोया आ रहा कि इतना खूबसूरत एक्ट हमको मिला था मुल्क की तरफ से, हमने क्या किया है। उस एक्ट को जब पढ़ेंगे आप तो हमने क्या खोया आपको पता चलेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज भी हम हमारी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वक्फ एक्ट के अंदर जो जिंदगी के इंसान की जो अहम जरूरत है, अहम क्या है, हमारा हेल्थ
एजुकेशन, रिहाइश, सॉरी कारोबार, रिहाइश। पहले हेल्थ चाहिए हमको, एजुकेशन चाहिए, कारोबार चाहिए और रिहाइश। ये चारों पिलर को वक्फ एक्ट के अंदर कवर किया हुआ है। ये चारों जरूरतें हम वक्फ एक्ट के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हमारा सोशल है, उसके अंदर हम हमारे कारोबार के लिए, हमारे बेवा बहनों के लिए उसमें प्रोविजन, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए हर चीज का प्रोविजन वक्फ एक्ट के अंदर किया हुआ है। लेकिन आज तक हमने इसको कुछ भी नहीं। जब हम जैसे अभी कहा गया कि हिजाब हमारे बहनों से छीना जा रहा है, क्यों छीनेगा वो? सबसे अगर आज 50 साल, मुझे लगता है आज़ादी हो गई, 70 साल हो गए, 70 साल में हमने हमारे कॉलेजेस क्यों नहीं बनाए? वे हमारे पास तो मेन पोटेंशियल था। आज कॉलेज बनाना है तो सबसे पहले क्या लगती है? जमीन। तो जमीन की कीमती चीज होती है, वो तो थी हमारे पास ना। हमने हॉस्पिटल बनाए, क्यों हम दूसरों को बोलेंगे कि मेरी बहन को हिजाब पहनने दे बोल के? खुद के कॉलेज बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, मैं आगे तकरीर में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई है वक्फ एक्ट के अंदर, वक्फ रूल के अंदर। लेकिन हमने कभी इस चीज को समझा है, इस जमीन को। और एक गलतफहमी हमारी है कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये मुतवल्ली का माल है, उसको अगर कोई लूट रहा है। आज 1 लाख एकड़, आपको सुनकर हैरानी हो, 1 लाख एकड़ जमीन के हम मालिक हैं महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र का बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मालवनी में आपके में से किसी के पास अगर 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो उसकी हालत कैसी रहेगी साहब? वो तो एकदम ऐड के साथ चलेगा मार्केट में। मालवनी में 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है मेरा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो मुझे बोलो, हम 1 लाख एकड़ जमीन के मालिक है, तो हमसे ज्यादा आगे कोई हो सकता क्या? हाँ? फिर भी हम गरीब हैं, हमसे ज्यादा आगे हो नहीं सकता, फिर भी हम गरीब हैं। तो ये गुर्बत क्यों है? क्योंकि हमने उस माल की, जिन लोगों ने वक्फ करके गए, आज भी वक्फ कर रहे हैं, उसकी कदर नहीं करते। हम ये समझते हैं वक्फ का माल वो मुतवल्ली का, वो ट्रस्ट का है। देखो, हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर कोई पराया है तो क्या बोलते हैं, यार उसमें कहाँ जाएंगे, वो सब झंझट हो जाएगी, फिर वो पकड़ेगा, दवाई देना पड़ेगी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर अपना फैमिली का कोई मेंबर रहा तो आप सोचते क्या ये सब चीजें? पहले उसको उठा के दवा करने लेके जाते, हॉस्पिटल लेके जाते क्यों? वैसा ही रवैया हमको वक्फ के मामले में। आज 60% लैंड इंक्रोच है, 60%। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में हमने काफी डेवलपमेंट की, हमारी बहुत सारी जमीनें हासिल करने में हमको कामयाबी मिली। जब हम 2021 में मेंबर बने, हमने देखा कि ये प्लेटफॉर्म से बहुत सारी खिदमत अंजाम दी जा सकती है। कारोबारी हमारे जो पार्टनर है उनसे मशवरा किया और हम जो है तो वक्फ के मेंबर बने। जब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, इसका जो हेड ऑफिस है औरंगाबाद में है, तो 23 लोग थे स्टाफ। कितना? 23 लोगों का स्टाफ। मेरे एक साइड पे 100-150 लोगों का स्टाफ। तो 23 लोग पूरे महाराष्ट्र के 1 लाख एकड़ जमीन और लगभग 17,000 ट्रस्ट को कामकाज कर रहे थे। कहाँ से अच्छा काम चलेगा, कहाँ से आप तक बात चलेगी? तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, हम सब लोग हैं। हमने सब ये चीजें देखी। तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट के पास गए, 21 में उनके पास परमिशन मांगी। अभी तक रिक्रूटमेंट की परमिशन दी नहीं गई थी कभी। डेली वेजेस के बच्चे काम कर रहे थे, कुछ अपने आप परमानेंट हो गए थे उम्र के हिसाब से। तो हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली। 25 क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्ट IBPS से भरे गए परमिशन लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ 35 उसके नीचे के ऑफिसर भरे गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 200 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ है मेरे पास। उसके बाद हमने किया कि जो हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाए। दूसरे नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा था
भाई काम कब करेंगे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा तबलीग जमात का काम, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक उनका नेटवर्क रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो जो नेटवर्क है वो हमको बनाना पड़ेगा। एक बार नेटवर्क बन गया तो फिर काम करने में आसानी है। तो उसके बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेस बनाए। ऑफिसेस बनाने के बाद हमने सर्विसेज दी। औरंगाबाद से इन्वर्टर रजिस्टर बंद किया, लोगों को डिस्ट्रिक्ट पे काम देना शुरू किया। हमारी इनकम बढ़ने लगी, इनकम बढ़ी, फिर हमने और काम शुरू किए। अब वक्त जो है सिर्फ जमीन ही कर सकते क्या? नहीं, कैश वक्त। तो बड़े अफसोस से कह रहा हूं मैं, 70 साल में कैश वक्त का अकाउंट भी नहीं खुला। मैं जब चेयरमैन बना 2024 में, पहले मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किए और हमने कैश वक्त का अकाउंट खोला। उस कैश वक्त से अभी आज मैं सीएम साहब से मिला, मैं 50 बच्चों को जो मुस्लिम के गरीब बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ वक्फ बोर्ड की तरफ से। 25 ये शुरुआत है, एक पहला काम हो रहा है, इसलिए सीएम के हाथ से चेक दे रहा है। 25 हमारी बहनें जो आपको पता होगा कि बचत गट की शिकार हो रही है, तो वो उनको एक स्ट्रेंथन फंड जो हमारी बेवा बहन है, एक 50,000 से 1 लाख उसका क्या कारोबार है क्या है देखकर वो एक हम देने वाले हैं। तीसरा, वहां से कोई इमरजेंसी कुछ हो जाता है कुदरत के तौर पे, उसमें से हम खर्च कर सकते हैं, या फिर हमारी इमामों की तनख्वाह दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ये। हमारे पास भीड़ में आपको पता होगा कि काफ़ी बारिश हो गई, तो वहाँ पर एक 17 मकानें थी, बिल्कुल गरीब लेबर तबके के लोग थे, तकरीबन पूरी तरह ढह गए। दूसरे दिन मुझे सुबह पता चला, मैं तुरंत गया और कैश वक्त के अकाउंट से 20,000 रुपए की मदद उनको फौरन जारी कर। 17 लोग थे, 17 दिन 24। तो ये मेरे पास था इसलिए मैं कर पाया। ये स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, मैंने अकाउंट खोला इसलिए। ये पैसा कहाँ से आया? आप लोगों का है, जो लोगों ने वक्फ किया। तो हमारे पास जमीन है, कैश भी है। अब हमको करना क्या है? हमको इत्तेहाद के साथ आना है, वक्त को समझना है, हमारे पावर्स को समझना है। हम एजुकेशन कर सकते, बिल्डिंग बना सकते। अभी मेरे पास ऐसा हाल है कि मराठवाड़ा के अंदर 50-50 एकड़ का प्लॉट। मैंने कल औरंगाबाद में MNF का प्रोग्राम था, उसमें अपील की NGOs से बहुत सारे कि आप आओ एप्लीकेशन दो। मैं साहब के वहाँ गया था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मेरे दोस्त थे, मैं गया, उनका एक स्कूल था औरंगाबाद में, तो बड़ी कीमती एरिया था वो। मैंने बोला ये स्कूल चल रहा है आपका, बहुत अच्छा है, मगर ये जमीन कितने की होगी आपकी जिस पे आपने स्कूल बनाया? तो बोले 100 करोड़ की होगी। इतने बड़े एरिया में वो स्कूल चल रहा था। मैं बोला अगर मैंने आपको वक्फ की जमीन दे दी, इतनी ही स्कूल चला रही और स्कूल शिफ्ट कर दिए, तो आपके 100 करोड़ रुपए बच जाएंगे। हाँ बच जाएंगे, लेकिन देते क्या बोले? उसको पता नहीं रहता कि उसको ऐसी जमीन मिलती है। उर्दू स्कूल चल रहा था, तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन दिया। मैं बोला ये 100 करोड़ में से कुछ हिस्सा हमको लगा दे, वो तो माल बच गया। जैसे अभी हमारे किसी साहब ने बताया कि हम पैसे क्यों डालें, तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन किया, उसका प्रोसेस चालू है, इंशाल्लाह दे ही देंगे। क्योंकि मेरे पास औरंगाबाद में बहुत बल्क लैंड है, मराठवाड़ा के अंदर मेरे पास 100 एकड़ की दूर है। मैंने सबसे अपील की कोई अच्छा एजुकेशन का इदारा लेके आओ, जमीन मैं दूंगा इंशाल्लाह। हॉस्पिटल का प्लान लेके आओ। इस तरीके से हमने, अभी मेरी पार्टी शिवसेना है, आपको पता होगा शिंदे साहब की, तो मेरी सरकार है। तो आपको बोलता मैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एक ऐसा पहला वक्फ बोर्ड है जिसने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन फंड लाया। जितने भी बोर्ड मंडल होते हैं ये सब गवर्नमेंट के पैरेंट, गवर्नमेंट उनकी पैरेंट होती है। अगर ये बीमार होता है कोई बोर्ड तो उसको मजबूत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम कभी गए नहीं उनके पास कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ दवाई की जरूरत है, तो हम बार बार जाते उनके पास, बार बार जाते, बार बार रोते, लेके आया 80 करोड़ रुपए लेके आए। 70 साल में 2 करोड़ के ऊपर कभी फंड नहीं आया महाराष्ट्र बोर्ड।
हमने अभी परसों एक टेंडर निकाला जीआईएस मैपिंग का। जितनी भी प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के अंदर उसको रिपब्लिक भारत में खास इंटरव्यू लेने आया, बोले पहले बोल रहे आप जो इंडिया में जीआईएस मैपिंग कर रहे हो। तो ये मैपिंग करने का वजह क्या है कि हमको पता चले कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उसका स्टेटस क्या है, इंक्रोच कितना है, क्लियर कितना है, उसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ क्या हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, एजुकेशन कैंपस हो सकता है, या कोई रेसिडेंशियल अच्छा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, या फिर हम वहाँ पे कारोबार के लिए हमारे मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई कारोबार का बना सकते। ये जब हमारे पास पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमें फिर डेवलपर को इनवाइट करने में आसानी हुई। औरंगाबाद में इतनी जमीनें यहाँ पर ये कर सकते, तो वो भी काम हमारा अभी जारी। तो आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई वक्फ के बारे में जागृति चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। अब मुंबई में तो इतनी बल्क लैंड है, मुंबई में क्या है, मुंबई में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कंस्ट्रक्टेड, जो अभी डिलैपिडेटेड हो चुकी है, उसको हम रीडेवलप कर सकते हैं। रीडेवलप करके उसमें हमारे वक्फ के लिए, अभी हमारे पास जो तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती है आपके एरिया में, वर्टिकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वक्फ के जो भी इमारतें, आज मैं जो लेट हुआ आपको बताता हूँ, उसी ताल्लुक से लॉ एंड जुडिशरी में वक्फ के ताल्लुक से कुछ सीएम ने जो है तो डायरेक्शन दिए थे, और हमारे हाउसिंग मिनिस्टर है एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके साथ मेरा काफ़ी वक्त गया, क्योंकि ये डिफरेंट केस है मुंबई मतलब, यहाँ पर जो है ना बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है और बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है और डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, कभी एकदम खस्ता हालत में। तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, उस ताल्लुक से थोड़ा लीगल इश्यूज में भी किया गया था। और उसके बाद हमारे नेता दादर चले गए, आज शिवसेना पार्टी की मीटिंग थी और मैं शिवसेना का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ स्टेट महाराष्ट्र का। तो मैं अभी ही अपॉइंट हुआ, मेरी पहली मीटिंग थी। तो मेरे पीए बोले क्या करेंगे अभी, मैं बोला नहीं पहले वक्त, बाद में पार्टी देखेंगे, मैं बोला पर लेकिन पहले वक्त को हमको ये करना है। काफ़ी दिनों से तो इस तरीके से हमने आज काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि लोगों को ज़्यादा वक्त हो रहा है, नहीं, या फिर आप इशारा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो इस बिल्डिंग्स जितनी भी है, हमने साउथ मुंबई में और कुछ वर्ली वगैरह साइड में सर्वे किया, 100 बिल्डिंग्स तो है। इसको हम अगर डेवलप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हाउसिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो अगर हम कम करने में कामयाब होते हैं तो वर्टिकल डेवलपमेंट में हम 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर हमारे हॉस्पिटल के लिए मांगेंगे, हमारे एजुकेशन के लिए मांगेंगे, अगर किसी की डिमांड है तो हमारे गरीब लोगों के लिए मकान के लिए मांगेंगे। तो इस तरीके से हम वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप दुआ कीजिए, उसमें अगर कामयाबी मिली तो मुंबई से इतना रिवेन्यू मिलेगा कि पूरे महाराष्ट्र के इदारे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से डेवलपमेंट हमारा होने जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट में होने का और एक फायदा क्या गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है PMJDK, वहां पर सेंट्रल मिनिस्टर से मिले हम और CM साहब को हमारे एकनाथ शिंदे साहब के वसीले से वहां पर गए। मेडिकल कॉलेज हम तो कह रहे हैं कि हमारे पैसे से बनेंगे जब इनकम बढ़ेगी, तो एक मेडिकल कॉलेज वक्फ बोर्ड का जो हिंदुस्तान में पहली बार बनने वाला है, हाँ, और एक 200 करोड़ का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो वक्फ प्रॉपर्टी पे बनेगा, जो हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स है उसके अंदर, ऐसा नहीं सिर्फ क्रिकेट एथलेटिक, ऐसा 600 करोड़ का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे डिक्लेयर किया। जो मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है वो बीड में होने जा रहा है, पहला वक्फ बोर्ड का मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में होगा इंशाअल्लाह। और भी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे जो मैंने अभी बताया, ये डेवलपमेंट अगर मेरी कामयाब हो गई
तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कॉलेज बन सकता है। तो आप देखिए, मैंने जो बताया आपको, ये सिर्फ 2 साल में किया हुआ काम है। जो हमारे पर्सनल मामले हैं, आपस का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, भाई बहन का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, मियां बीवी का झगड़ा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आज छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास पहले क्या निजाम था, खजात सिस्टम चलती थी, मालूम है ना आपको। तो उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से 1880 का एक्ट है, काजी एक्ट, आपको पता होगा, जब तो मुल्क भी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं, तो उसका अभी GR निकलेगा इंशाल्लाह 1 आध महीने में। तो हर महाराष्ट्र के जिले में दफ्तर काजी नाम का ऑफिस रहेगा, और दफ्तर काजी में तो सिर्फ काजी नहीं रहेंगे वहां पे, वहां पर जितने भी, मान के चलो अभी यहाँ पर हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तर मुंबई। उत्तर मुंबई में अगर ऑफिस होगा दफ्तर काजी का, तो यहाँ की उलमाओं की टीम, जैसा आपने अभी वो कनेक्टेड होगी उससे, और जो भी हमारा मामला है, काजी सिर्फ निकाल लगाने के लिए नहीं है, काजी सारे मामले हल करने के लिए, हमारे शरई मामले, शरई रोशनी के अंदर उसको रास्ता निकालने का काम है उसका। तो वो पहले वहाँ आएगा, उसको आदत लगेगी, हाँ वहाँ से अगर कुछ उसको इंसाफ नहीं मिलता तो भले कोर्ट जाए। हम अगर आधे मामले भी रोक पाए जाने से, 100 में से 20% भी रोक पाए, तो हमारी कामयाबी है ये। तो इससे हमारे तलाबात आसानी से दीन की रोशनी में हल हो जाएगी। ये कोशिश हमारी 1 महीने के में वो GR निकलेगा, हमारी बात हुई है माइनॉरिटी मिनिस्टर से, CM साहब से भी। तो ये सारे हम काम करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हमको अभी एक ही काम करना है कि हमारे पास हमारे एरिया में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी, देखो मैंने वक्फ का ऑफिस खोला, वक्फ में स्टाफ है, बस अभी काम करना है, आपको आना है कि हमारा ये एरिया है, यहाँ पर इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके लिए इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्लान है, प्लान हम देंगे, डेवलप कैसा करना है देखेंगे, ट्रस्टी का मसला है वो भी हल हम करेंगे। आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो, आप सिर्फ लिस्ट करो, हमारे पास है रिकॉर्ड के तौर पे, वो रिकॉर्ड का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप मुझे बताओ, मैंने अभी जो भी तकरीर की उसमें कौन सी चीज बाकी नहीं हमारी जिंदगी की जो वक्फ एक्ट के प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती। हाँ, अगर हमारी हर प्रॉपर्टी पूरी 1 लाख एकड़ डेवलप हुई ना साहब, तो मैंने हिसाब लगाया 5000 करोड़ का इनकम होगा एक साल। कितना? एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कितने पैसे लगते? 400 करोड़, 400 साढ़े 400। कितने कॉलेज खुलेंगे हमारे, कितने हॉस्पिटल बनेंगे हमारे, कितने हमारे बेरोजगार भाइयों को काम लगेगा। ये बातूनी ख्वाब नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे पास है। हमारे जेब में कड़क नोटों की गड्डी है, उसको चेन लगी हुई, सिर्फ चेन खोलना है बस। क्या करना है? उतना तो कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। आप सोचो, कभी वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाओ, आपके पास देखो 3 साल 4 साल पहले क्या था और आज क्या है। जब 3 साल में इतना कुछ हो सकता है, तो आने वाले 2 साल में आप क्या नहीं कर सकते। सिर्फ आपको हिम्मत करना पड़ेगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करूँ। खैर देखिए, मैं तो मेरा अभी टर्म 4 साल खत्म हो गए, 1 साल बाकी, अगले अगस्त 26 तारीख को मेरा 5 साल का टर्म खत्म हो जाएगा, मेंबरशिप और चेयरमैनशिप मिला के होता है। लेकिन हमने प्लेटफॉर्म को इतना सेट किया कि जो भी आएगा उसको काम ही करना पड़ेगा, और वो नहीं करेगा तो हम करवाएंगे उससे काम, वो नहीं करेगा तो हम करवाएंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड हम दूसरों को ताश देंगे, दूसरों को ताने देंगे। तो वक्फ बोर्ड के मेंबर में तो अभी तक तो कोई नॉन मुस्लिम था नहीं, अभी हम बोले कि नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों लाए। हाँ, तो मुस्लिम थे इतने 70 साल से, तो क्या करे भाई आपने। मेरा उल्टा सवाल है साहब, मैं उसको कंसेंट नहीं दे रहा हूँ नॉन मुस्लिम मेंबर लाने के लिए, लेकिन सब मुस्लिम थे ना 70 साल से। क्यों तुम्हारा एक भी स्कूल नहीं है, क्यों तुम्हारा एक भी कॉलेज नहीं है। हाँ,
कोई आपत्ति तुम्हारे भाई पे आती है तो कब तुमने वक्फ बोर्ड से 1 रुपया दिया किसी को? इतना अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया था आपको। जो भी हमारे पुरखे होंगे, जब एक्ट बन रहा होगा, संविधान बन रहा होगा, तभी डाला गया ना ये। और कोई मजहब का बोर्ड है क्या इस तरीके का? नहीं है। तो ठीक है ना, हमको इतनी पावरफुल चीज देने के बाद भी अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भैया हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और एक ईमान वाला जो है ना तो बेवकूफ हो सकता ना किसी को धोखा दे सकता। तो इसका मतलब क्या, हमारा ईमान कमजोर हो गया? ये चेक करना पड़ेगा। तो ये हदीस है ना, एक ईमान वाला ना तो बेवकूफ बड़ा तो इज्जु मनतशा और तुजिल्लु मनतशा। तू किसी को कुछ भी कर ले, कितनी भी जुजूरी कर ले, अल्लाह ही है जो तुझे इज्जत भी देगा और जिल्लत भी देगा। तो हमें सिर्फ हमारे ईमान को पुख्ता करना है, ईमान की रस्सी को मजबूत से पकड़ना है, उसकी इबादत करके उससे दुआ करना है। हम सबको इस वक्त के प्लेटफॉर्म पे जमा करें और यहाँ से हम जरिया बने, हम सब मिलके, हम और वक्त ये दोनों मिलके इंशाल्लाह हम हमारे बच्चों के एजुकेशन के मसले, हमारे बहनों के सबके हल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बोर्ड में शुरुआत की है, बस हमको ज़रूरत है आपके साथ की, आपके ताकत की, आपके मशवरे की। हम भूखे हैं आपके मशवरे की। ये बोर्ड भूखा है आपके सजेशंस का। आप लोग आएंगे, ये बोर्ड कमज़ोर है आपके ताकत। तो सिर्फ क्योंकि ये बोर्ड के 10-11 मेंबर और एक चेयरमैन ये काफ़ी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई एक्सीडेंट की एक मिसाल थी, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करके बैठा है। हमारे यहाँ पर इतना इंक्रोचमेंट नहीं है मुंबई और कोकन डिवीजन में, शायद मेरे ख्याल से उधर है थोड़ा सा पार्लियामेंट वगैरह में, लेकिन हमारे पास बहुत सारा इंक्रोचमेंट है। लेकिन कोई ने उसको देखा नहीं क्योंकि हमने उसको अपना नहीं समझा। तो इसके लिए हम उसको अपना समझ के, कौम का माल समझ के करेंगे और जो मैंने बातें बताई उस हिसाब से वक्त की तरफ तवज्जो देंगे। और मैं सभी से फिर एक बार गुजारिश करूँगा मेरी बात खत्म करने से पहले कि आने वाले 1 महीने में मुझे मारवानी से एक तो कॉल आएगा जो वक्त के लिए कोई प्रोजेक्ट दे। ऐसा मैं उम्मीद करूँगा कि एक कॉल आएगा, नौजवान बच्चों का हो या फिर हमारे बुजुर्ग भाई का हो, कोई तो प्रोजेक्ट, आप सिर्फ प्रोजेक्ट लेकर आओ, बाकी इंशाल्लाह हम सब मिलके देख लेंगे उसको क्या करना है। सारी चीजें देखिए, मैं आपको एक बात बताता, 2-2.5 साल में जो भी काम किए, इरादा किया अल्लाह ने कर दिया। पैसे के लिए तो बन नहीं इरादा। इतने एक ईमान वाला आदमी जो है वो दिल का बहुत दिलदार होता है। मेरे को इस सब काम में गवर्नमेंट से तो फंड मिला ही, लेकिन आपको कहता है कि मेरा वक्फ फंड जो है वो 4 करोड़ से तुरंत जो है ना 1 ही साल में 11 करोड़ हो गए। अब आने वाले इसमें अभी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बनाए, सर्विसेज हो रहे, तो लगभग 50 करोड़ तक का टारगेट है उसको। तो इसमें से हम हर चीज काम करेंगे, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक कॉल का वेट करूंगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सबने भी करें तो वेलकम, क्योंकि बम्बई है भैया आपके पास, क्या नहीं हो सकता है। और वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर जो है, हमें मराठवाड़े से हो ना, भीड़ से, तो लोग उधर मिसालें देते हैं कि बम्बई के जो हमारे भाई हैं वो बहुत दिलदार भी हैं, हिम्मत वाले भी हैं, मजबूत भी हैं माशाल्लाह। तो ऐसे हम लोग आपकी मिसाल देते वहाँ पर, तो उस मिसाल को इंशाल्लाह हम कायम करेंगे। मेरी बात को बहुत ही तवज्जो देकर सुना आप सब लोगों ने और मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, इसके लिए ऑर्गेनाइजर टीम का और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को खत्म करता हूँ।